Hello all students, welcome to Pass MDCAT Now Vocabulary Sessions। आज हम करेंगे Vocabulary का टेस्ट नंबर 4। बहुत अच्छा जाएगा, कुछ न्यू वर्ड्स और कुछ पुराने वर्ड्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ द वर्ड इज कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड के करीब का कौन सा वर्ड है जिसके मीनिंग कॉम्प्रीहेंड के मीनिंग के जितना ही है, जिसकी मीनिंग कॉम्प्रीहेंड के मीनिंग के ही है, या क्लोज्ड है, या सिनोनिम है? कौन सा वर्ड है? ए एग्री, बी सेटल, सी डिसाइड और डी अंडरस्टैंड। ए एग्री, बी सेटल, सी डिसाइड और डी अंडरस्टैंड। Whatever the answer you feel is right, please comment below. चूज योर आंसर जल्दी जल्दी। कॉम्प्रीहेंड क्या हो सकता है? कॉम्प्रीहेंड एग्री, सेटल, डिसाइड और अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। डी अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है, सबको पता है कि बिल्कुल अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी यही होता है, अंडरस्टैंड करना, समझना। अब जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल भी सही ऑप्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? पहला आंसर आपके पास है एग्री। एग्री का मतलब किसी बात से मुत्तफिक होना, राज़ी होना। ये आपसे ये कॉम्प्रीहेंड की मीनिंग नहीं है कि आप राज़ी हैं या आप राज़ी नहीं हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ये बात हो रही है कॉम्प्रीहेंड में। सो एग्री नहीं हो सकता। दूसरा सेटल। सेटल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के लिए राज़ी हो जाना, समझौता कर लेना। लड़के बोलते हैं ना वेल सेटल्ड हो गए हम, आगे लिखते हैं वेल। वेल की बजाय सेटल। सेटल का मतलब क्या होता है? अक्सर लिखते हैं ना कि जी हम सेटल हो गए हैं। क्या मतलब होता है? कि हम उस जगह पे अब ठीक ठाक हम सेट हो गए, ये मतलब होता है। और वेल सेटल सबको पता है, लड़कियों के लिए बोला जाता है लालची हैं जी, वेल सेटल लोग चाहिए हमें। सो कि जी वो बहुत अच्छी तरह सेट हुआ। समझने समझाने का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। सेटलमेंट की बात हो रही है। सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है कि जी किसी चीज़ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता तो सेटल और कॉम्प्रोमाइज़ करीब करीब होता। उसका भी यही मतलब होता है कि आप कम चीज़ है लेकिन आप उस पर एडजस्ट हो गए, मान गए। सी डिसाइड, आपने कोई फैसला किया है, फैसले की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे। और डी अंडरस्टैंड, कि आप समझते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड है जिसकी मीनिंग सेम मीनिंग है। सो आंसर इज डी अंडरस्टैंड। नाउ ardent, second is ardent. Choose your option. A eager, B silvery, C difficult or D youthful. What do you think is right answer? Eager, silvery, difficult or youthful? क्या कहता है दिल? अंदर से कौन सा करीबी करीबी लग रहा है? वोकैबुलरी वीक है तो कोई बात नहीं, तुक्का भी चल जाएगा। जो भी आंसर सही लगता है कमेंट बिलो, गलत होगा देखा जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ए ईगर। क्यों ईगर? आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप बहुत पैशनेट हो, बहुत जज्बा हो, आपके अंदर एक फायर हो कि यार मुझे एक काम करना है, यार मुझे ये चीज़ देखनी है, यार मुझे ये करना है, यार मुझे करियर बनाना है। बेताशा तड़प हो, बहुत पैशनेट हो आप किसी चीज़ को लेके। ये पैशनेट होना जो है इस चीज़ को कहते हैं आर्डेंट। ईगर का मतलब होता है शौकीन, बेताशा शौकीन। बी सिल्वरी। सिल्वरी जाहिर सी बात है, सिल्वर जो सिल्वर कलर्ड हो, सिल्वर की तरह शाइन करता हो। सो बी तो आंसर सही नहीं हो सकता है। सी डिफ़िकल्ट, मुश्किल। मुश्किल का भी आंसर सही नहीं हो सकता है। सो सी भी नहीं हो सकता आपका आंसर। और डी है यूथफुल। यूथ किसे कहते हैं? नौजवान को कहते हैं। यूथफुल जो नौजवान हो, जिसके अंदर जो है वो जज्बा हो। लेकिन जज्बा नेगेटिव भी हो सकता है, जज्बा पॉजिटिव भी हो सकता है, जज्बा कोई भी हो सकता है। बहुत शिद्दत से जज्बा है ऐसा यूथफुल का कोई मतलब नहीं है।
सो ईगर बेताशा शौकीन होने को कहते हैं, ईगर पैशनेट करीब करीब है, दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। ओके, एपिटैफ, एपिटैफ, ए witty saying, B satirical poem, C concluding speech, D inscription on a tomb, tomb पता है किसे कहते हैं? मज़ार को। A witty saying, B satirical। मुश्किल से आज मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है बिकॉज वॉइस भी मेरी बैठी है। सी कॉन्क्लूडिंग स्पीच और डी इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। एपिटैफ इज डिफिकल्ट फॉर यू, डिफिकल्ट वर्ड है आपके लिए, आपके लेवल के लिए, मगर फिर भी जो आपका दिल कहता है कमेंट बिलो, ए बी सी और डी। The correct answer is D. D for dawn. Okay. Now why epitaph is? Epitaph कहते हैं कि किसी दानिश्वर, किसी बहुत समझदार बुजुर्ग दरवेश आदमी ने कुछ बातें कही हों और उसके लफ्ज़ को यादगार के तौर पे किसी पत्थर पे आपने लिखवा दी हो, किसी उसके मकबरे पे आपने लिखवा दी हो, कोई उसके लिए आपने इमारत खड़ी की हो, उसके ऊपर आपने लिखवा दिया हो, स्टोन पे उस कार्व करवा दिया हो, ताकि जब भी लोग पढ़ें उसको तो देखें यार ये इस बंदे की अल्फाज थे, उसकी याद में आपने वो एक यादगार क्रिएट करके उसकी कहे हुए वर्ड्स को मेमोरी के तौर पे नक्श करवा दियो, लिखवा दियो, उसको कहते हैं एपिटैफ। किसी स्टोन पे लिखवाना किसी बंदे की पुराने वर्ड्स यादगार को लिखवा कर एक मेमोरी उसकी सेव करना, इस चीज़ को कहते हैं एपिटैफ। वन इज विटी सेइंग, ए इज विटी सेइंग, विटी समझदारी से आपने कोई बात कही है, हम ये नहीं कह रहे कि उसने समझदारी की बात की है, हम इस एक्ट की बात कर रहे हैं एपिटैफ में कि उस बंदे के जो भी उसने बात की थी समझदारी की, उसको एक यादगार के तौर पे उसकी याद को सेलिब्रेट करने के लिए उसके ट्रिब्यूट के तौर पे किसी जगह पे कार्व करवाना। ज़्यादातर ऐसा किया जाता है मज़ारों पे। अब सारे लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पे ना पहुँच जाइएगा देखने के लिए। नाउ सेकेंड इज़ सैटिरिकल पोएम। नाउ सैटिरिकल पोएम एक तरीके से तंजिया मज़ाहिया पोएम, जैसे कोई भी कॉलम निगार, कोई भी कॉमिक कार्टून क्रिएट करने वाला आर्टिस्ट किसी गवर्नमेंट पे बात कर रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बात कर रहा हो और उनके जो फ्लॉज हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उन पे तंज कर रहा हो, ह्यूमर के अंदर मज़ाहिया अंदाज में उस कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा हो अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में, उसको कहते हैं सैटिरिकल पोएम। अगर किसी को इस वर्ड को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो, सैटिरिकल पोएम को पाकिस्तान के लोग याद रखते हैं अनवर मकसूद को। अनवर मकसूद आपको पता है बहुत फेमस है, बड़ी उन्होंने जो है वो लिखा है, पोएम्स लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं, टीवी पे शोज़ किए हैं। उसमें वो क्या कर रहे होते हैं अनवर मकसूद, हंसी हंसी में बहुत सारी जो है वो हालात हाज़िर से रिलेटेड सिचुएशंस को बयान कर रहे होते हैं, मज़ाहिया तंज के साथ बयान कर रहे होते हैं। जो लोग मोइन अख्तर की शोज़ याद रखते हैं, मोइन अख्तर और अनवर मकसूद के आप शोज़ देख लीजिए, मज़ाहिया अंदाज में पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डिस्कशन चल रहा होता है। तो अगर कोई पोएट इस तरह के ह्यूमर में कोई चीज़ लिख रहा हो तो उसको कहते हैं सैटिरिकल पोएम। नाउ सी कंक्लूडिंग स्पीच। कंक्लूडिंग क्या मतलब होता है? हर पोएम के आखिर में, हर चैप्टर के आखिर में समरी लिखी होती है, समरी कंक्लूजन कि जी मुद्दे की बात, जो पूरे चैप्टर का मकसद था मुख्तसर करके फ्यू पॉइंट्स में नतीजा आपने बता दिया, उसको कहते हैं कंक्लूडिंग स्पीच। किसी भी चीज़ की आपने नतीजा सारा, तमाम पॉइंट्स जो है वो लिख लिए, तमाम पॉइंट्स से आप किसी रिज़ल्ट पे पहुँचे और आपने वो सारे पॉइंट्स और अपना एनालिसिस का रिज़ल्ट लिखा और बताया और स्पीच दी, उसको आप कहते हैं कंक्लूडिंग स्पीच। डी इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, मज़ार पे किसी की इंस्क्रिप्शन, किसी की कही हुई बात को लिखवा देना। सो डी इज़ द राइट आंसर, एपिटैफ।
Okay, let's move towards the next. Be fit. Be fit. What is the meaning of be fit? What is the synonym of be fit? क्या लगता है आपको? A. Assist. B. Suit. C. Slender. और D. Stretch. A, B, C और D. करेक्ट आंसर इज बी, सूट. अच्छा अब आ जाइए. अच्छा देखिए यहाँ पे बी सेट नहीं लिखा है, बी फिट लिखा है. अगर ये अब याद करने का, मेमोराइज करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ. बी फिट को याद करने का क्या तरीका है. बी और फिट को आप तोड़ देते हैं तो किसी को आप बोलते हैं ना यार फिट रहना, बी फिट. तो अब ये एक ही वर्ड है बी फिट. बी फिट का मतलब होता है किसी चीज़ को सूट करना. आप किसी चीज़ को सूट करते हैं, कोई एक बात है जो सूट करती है. हाँ यार तुम डिज़र्व करते हो, हाँ तुम्हारे पे ये बात कंडीशन एप्लीकेबल है, हाँ तुम पे ये चीज़ सूट करती है, उसको कहते हैं बी फिट. किसी चीज़ को सूट करना बी फिट कहलाता है. ए असिस्ट. असिस्ट याद रखने का क्या आसान तरीका है, असिस्टेंट. लोग बोलते हैं ना तुमने तो मुझे असिस्टेंट ही समझ लिया अपना. क्या मतलब होता है, किसी को अपने असिस्टेंट क्या करता है, असिस्टेंट हेल्प करता है अपने सीनियर की. तो असिस्ट का मतलब किसी की हेल्प करना, किसी के अंडर, किसी के सुपरविजन में अंडर काम करना और उसकी मदद करना और उसकी सारी चीज़ें उसके काम करके देना. दिस इज कॉल्ड असिस्ट. सूट क्लियर लिखा हुआ है ऑप्शन बी, सूट. सी सिलेंडर. सिलेंडर आपके ख्याल में क्या मीनिंग होती है, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना, ऐसी हरकतें करना जिससे किसी की रेपुटेशन जो है वो बर्बाद हो जाए, उसको कहते हैं सिलेंडर. जैसे लोग लगाई बुझाई करते हैं, बैक बाइटिंग क्या होता है, र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाह फैलाना किसी के बारे में. इन तमाम हरकतों से क्या होता है, किसी भी इंसान की रेपुटेशन डैमेज हो जाती है. तो ये जो एक्शंस हैं, बैक बाइटिंग, चाहे वो बैक बाइटिंग हो, चाहे वो लेग पुलिंग हो, चाहे वो र्यूमर्स क्रिएट करना हो, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, चाहे वो झूठ बोलना हो किसी के बारे में, जो भी एक्शन आप करें उन एक्शंस की वजह से किसी की इज्जत डैमेज हो रही है, किसी की रेपुटेशन डैमेज हो रही है. इस डैमेज ऑफ रेपुटेशन का हम कहते हैं सिलेंडर. ऐसे एक्शंस जिनकी वजह से किसी की रेपुटेशन डैमेज हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सिलेंडर. डी स्ट्रैच. बहुत कॉमन वर्ड है स्ट्रैच, सब जानते हैं. बोलते हैं अपने मसल्स को स्ट्रैच करें. क्या होता है, खींचें, बैंड करें, लेकिन इस तरह कि वो टूटे नहीं, इस तरह कि वो अपार्ट ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए. फ्लेक्सिबिलिटी हो, उस फ्लेक्सिबिलिटी की रेंज में आप उसको खींचें या बैंड करें. दिस इज स्ट्रैच. सो स्ट्रैच नहीं हो सकता, सिलेंडर नहीं हो सकता, असिस्ट मदद करने की बात हो रही है, सूटेबिलिटी की बात नहीं हो रही, असिस्ट नहीं हो सकता. डी सूट. सूट इज द राइट आंसर विच इज बी. अच्छा जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ. नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है आपका, हैबिटेट मेरे मुंह से निकल गया. हैबिटेट भी एक वर्ड है, बट हैबिटेट बहुत कॉमन है. मेडिकल के एमकेट के स्टूडेंट्स पहले ही समझ जाएंगे, बायो में जगह जगह हैबिटेट लिखा हुआ है. ओके जी. ए रूटीन, बी कैरेज, सी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट और डी ड्वेलिंग प्लेस. ये तो आना चाहिए, ये तो सबको आना चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स को स्पेशली आना चाहिए. ए रूटीन, बी कैरेज, डी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट, सी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट और डी ड्वेलिंग प्लेस. जी ए बी सी और डी, आपको जो भी सही लगता है please write down in the comment and please do follow Pass MDCAT Now page. Do subscribe Pass MDCAT Now YouTube channel. सारे MCQs वहाँ पे अपलोडिंग्स होंगी. आई डोंट वांट कि आप कोई भी चीज़ मिस करें. जब आप फॉलो करेंगे तो आपको हर चीज़ नज़र आएगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, यू विल नॉट मिस एनीथिंग. क्योंकि हमारा मकसद यही है कि टेस्ट डेट तक आपकी MCQs की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे. टाइम इज़ शॉर्ट,
प्लस जो प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हैं वो भी हमारे चैनल में अब जो है वो डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे. तो अगर कोई चीज़ उनमें से रिपीट होती है, आई डोंट वांट यू मिस दैट, सो प्लीज़ डू फॉलो. द आंसर इज डी, ड्वेलिंग प्लेस. अब आइए देखते हैं क्यों है डी. हैबिटेट कहते हैं किसी जगह को जहाँ इंसान रहता हो, पला हुआ हो, लॉन्ग टर्म के लिए रहता हो, उस जगह को कहते हैं हैबिटेट. ए, रूटीन. रूटीन सबको पता है क्या होती है, रूटीन की बात नहीं हो रही, शेड्यूल की बात नहीं हो रही. बी, कैरेज. कैरेज कहते हैं जैसे किसी ट्रेन के अंदर जो कैबिन्स होते हैं ना, ट्रेन का सफ़र अगर आप करें, आप देखिए अलग अलग डब्बे बने होते हैं, अलग अलग कैबिन्स बने हुए होते हैं, उसको कहते हैं कैरेज. एक कैरेज दूसरे कैरेज से अटैच होता है, तीसरे से अटैच होता है, तब जाके लंबी सी भाई ट्रेन बनती है. लॉन्ग टर्म रेजिडेंट, जो लंबे अरसे के लिए रह रहा हो, ये जानवर की, इंसान की, परिंदों की, जो रह रहा है उसकी बात हो रही है, जो काफ़ी टाइम से रह रहा है उसकी बात हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही. सो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट करीब हो सकता है, मगर ये रेजिडेंट की बात हो रही है, रेजिडेंस की बात नहीं हो रही. रेजिडेंस क्या होती है, जगह, और रेजिडेंट क्या होता है, जो रह रहा होता है. तो रहने वाले की बात नहीं हो रही, जगह की बात हो रही है. डी, ड्वेलिंग प्लेस. ड्वेलिंग प्लेस का मतलब ही ये होता है वो जगह जिस जगह इंसान बचपन से लॉन्ग टाइम के लिए रह रहा हो, उसको हम ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं. इंसान हो, बर्ड हो, एनिमल हो, व्हाटएवर. सो सी और डी क्लोज थे, डी ज़्यादा एक्यूरेट है, करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनी क्यूरी, कोई भी काउंसलिंग सेशन जो आप करना हमारे साथ चाहते हैं, या अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की हैं, क्योंकि शुरू में सब लोग कंफ्यूज थे, टेस्ट होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा मैनुअल होगा, होगा नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग यही सोचते थे कि जी टेस्ट नहीं होगा बिकॉज कोरोना है, पैंडमिक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स अब जागें. तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग क्रैश कोर्सेज हमारे साथ करें, सो प्लीज़ रीच आउट टू आवर इंस्ट्रक्टर्स at mystudent011@outlook.com. and again, do follow this page for upcoming your past paper uploads and further helpful sessions. Thank you. Good luck.